फर्स्ट थिंग जो है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपने जो स्ट्रीम लिया है वहां पे उस कॉम्बिनेशन में आपके पास बायो है, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी को सिलेक्ट किया है तो सबसे पहली बात है और सबसे पहला जो एम है आपका, वो मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि हर बच्चे के दिमाग में एक बात जरूर होगी कि हमें क्या करना है, नीट का एग्जाम देना है। यस और नो? रिप्लाई करेंगे उधर से साथ के साथ, यस मैम। है ना? यस मैम। इसी के लिए लिया है ना बायो, किसी ने समाज सेवा करने के लिए तो नहीं ली है। सारे बच्चों ने इसलिए लिया है कि हमें डॉक्टर बनना है। यस और नो? है ना? तो सबका एम आपका क्या है कि आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा और फोकस्ड होके बायो को समझ सके। देखिए, जब इसके ब्रांचिंग के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, मतलब क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं उसमें आपके पास सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, जो छोटे मोटे बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी मैं बताती हूँ आपको, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। और बायो की जब बात करी जाती है तो यहाँ पे फिर ये स्प्लिट हो जाता है। कैसे? यहाँ पे अगर हम प्लांट रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, दैट इज कंसीडर्ड अंडर बॉटनी, ठीक है। और अगर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं या एनिमल्स के बारे में आप समझ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और मार्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। और कौन से चेंजेस किए गए हैं अभी हाल में उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज और फर्स्ट थिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, 45 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है। 45 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चंस इन बॉटनी एंड 45 क्वेश्चंस इन जूलॉजी। अब इसमें बायो में क्या होता है, बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, उनको ऐसा लगता है कि कभी जूलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया, कभी ऐसा लगता है कि बॉटनी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बायो में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो दोनों के लिए कॉपीराइटेड है। जैसे हम स्पीशीज बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, किंगडम की पढ़ाई कर रहे हैं, किंगडम बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए कॉमन है। तो एक्चुअली होता 45 ही है, बट वो ऐसा होता है कि कई बार बच्चे उसको एनालिसिस करने में मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। अब मार्क्स की बात करें हम लोग, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा। लेकिन ये मैं आपको पहले की बात बता रही हूँ, छोटा सा चेंज किया गया है इसमें। तो जब मैंने यहाँ पे आपको बोला 45, तो इसका मतलब ये है कि ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। दैट मीन्स कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिलके आपके कितने हो गए यहाँ पे, 360 मार्क्स के हो गए। कितने के हो गए ये, 360 के हो गए, ठीक है। और बॉटनी प्लस जूलॉजी अगर हम इनकी बात करें तो ये भी कितने के हो गए, ये 360। तो जब आप इसको और इसको टोटल करेंगे दैट बिकम्स 720। ये तो पहले की बात है, मैं नई बात बताती हूँ आपको इसमें। आप बोलेंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे ये हमें पहले से पता था। एक न्यू जो चेंज किया गया है इसमें, इस चीज में, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपने क्या नोटिस करा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे इस नीट के एग्जाम में द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 180। जो क्वेश्चंस है आपके पास, दैट आर 180 क्वेश्चंस, ठीक है। पहले क्या होता था, 180 क्वेश्चंस के लिए बच्चों को 180 मिनट्स दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, बच्चों ने डिमांड करी और गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर बना, तो ऐसा हुआ कि नीट में 180 क्वेश्चंस की बजाय, समझिएगा ध्यान से, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें 200 क्वेश्चन करने को मिल गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। 180 की बजाय जो रिसेंट चेंज हुआ है, तो ऑप्शन के साथ
20 क्वेश्चन ऑप्शंस में डाले गए, उसकी वजह से ये नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया, 200 क्वेश्चंस हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए यहाँ पे, 200। ठीक है, अब जब ये 200 क्वेश्चंस हैं, तो पिछली बार ऐसा हुआ था, मतलब पिछले साल जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके लिए 200 क्वेश्चंस हैं, बट रीडिंग टाइम वही 3 घंटा है और वही 180 मिनट्स है। तो इस बार बच्चों ने डिमांड करी कि हमें क्या है, अगर आप 200 क्वेश्चंस में 180 करने को दे रहे हैं, तो हमें इसको रीड करने के लिए 200 मिनट्स भी चाहिए। तो इस साल पहली बार, मतलब काफी सालों से जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा था, तो इस बार आप पता कीजिएगा, जो बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनको 3 घंटे 20 मिनट दिए जाएंगे इन 200 क्वेश्चंस को रीड करने के लिए और 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इतनी बात सारे बच्चों को समझ आई? ये क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। Yes, ma'am. अभी हाँ, तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर स्कीम बताया कि ऐसे ऐसे इस तरीके से करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए स्पेशल क्या है इसमें, आप तो अभी 11th क्लास में आए ही हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये है और सबसे बड़ा बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप वेटेज की बात करें, तो इसमें इस पूरे नीट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 11th प्लस 12th दोनों क्लासेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से पहले ऐसा होता था कि 11th को 70% और 12th को 30% का वेटेज दिया जाता था, पर अब ऐसा हुआ है कि 11th को 60% और 12th को 40% का वेटेज दिया जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, लमसम की बात ये करी जा रही है कि इतना वेटेज दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल के आई सामने, और एक चीज और है, जो मैंने यहाँ पे कम ज्यादा की बात करी है, तो ज्यादा 11th का ही पोर्शन जाता है, 12th का पोर्शन कम होता है थोड़ा। रीजन ये है, आप रीजन भी सुन लीजिए, रीजन क्या है इसका। रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब यहाँ पे हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, होता ये है ना कि बच्चों ने बायो ले लिया बट उनको पता नहीं लिया क्यों है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें कवर करना है इसको। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप वॉइस 11th क्लास, हाँ 11th क्लास को आप देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ आपके पास 22 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग सब सारे चैप्टर्स की एनालिसिस भी करेंगे वन बाय वन करके। यहाँ आपके पास 22 चैप्टर्स हैं, और 12th की जब आप बात करते हैं, यहाँ आपके पास 16 चैप्टर्स हैं। यहाँ क्या है, आपके पास ओनली 16 चैप्टर्स है। उसमें भी थोड़ा और इजी होने की वजह ये है 12th क्लास की, लास्ट के 4 चैप्टर्स इकोलॉजी है। ठीक है, बच्चों को जो काफी पसंद भी है, और बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, ना हमें समझाने में ना बच्चों को समझने में, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ठीक है, अब एक चीज ये है कि आपको अगर नीट प्रिपेयर करना है, अगर आपको, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आपने यहाँ पे बायोलॉजी को सिलेक्ट किया है, तो आपने एक एम रखा होगा, या तो ये आपकी चॉइस होगी, या तो आपके किसी रिलेटिव ने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया होगा, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं है, बहुत सी और भी चीजें हैं जो बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, जैसे बायो, अगर आप यहाँ पे ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें आज की केस में, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो। ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्च एरियाज जो हैं बायो में है, मोर देन 200, जिसके बारे में बाद में कभी हम डिस्कशन करेंगे कि जितना डिस्कशन करा जाए इसके बारे में कम है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं आपके पास 22 चैप्टर्स हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नीट में सिलेक्शन हो, आपने सपोज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, पहला चैप्टर आपने मिस कर दिया, आपको पता है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या है? ये जो आपको यहाँ पे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड लिखा हुआ दिख रहा है, एक्चुअली दिस चैप्टर इज द इंट्रोडक्शन फॉर होल चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12। आप जितने चैप्टर्स की पढ़ाई करेंगे 11th क्लास में, और जितने चैप्टर्स की पढ़ाई करेंगे 12th क्लास में, ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको इस चैप्टर का एक एक टर्म परेशान करता रहेगा। चाहे अगर मैं आपसे एक छोटा सा वर्ड यही पूछ लूं कि आपको स्पीशीज को डिफाइन करना है, डिफाइन स्पीशीज, उसमें भी आपको क्या होगी, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, या फिर आप लिखने में कुछ एरर करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो बायो में हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्लॉइडी है। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स है, आपने 10th में भी सुना होगा, अभी भी सुनेंगे आप। ठीक है, अब फटाफट इसकी एनालिसिस करते हुए मैं आपको चैप्टर 1 स्टार्ट कराऊंगी।
बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हुए एक चीज और है जो सबसे बड़ी बात है, मैम मेरा क्वेश्चन था मैम, वहाँ पे जो आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था, एक एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स रहेगा? 4 मार्क्स। मैम वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा? नेगेटिव मार्किंग है। -1। हाँ हाँ, सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तब तो ये एग्जाम इजी हो जाता। नहीं, नेगेटिव मार्किंग है। आगे देखिए, तो जब हम यहाँ पे द लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, ये चैप्टर क्या है आप बता सकते हैं मुझे? यहाँ पे साथ के साथ मैं थोड़ा सा स्टार्ट भी कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए इसको पढ़ने में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सारे बच्चों से, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, इसके लिए 1 वर्ड बोलिए, क्या बोलेंगे आप? सारे बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम करते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके लिए आपको एक वर्ड बोलना होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक इंग्लिश का वर्ड बोल दिया कॉस्मोपॉलिटन, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं भी बता रही हूँ आपको। आपने इंग्लिश का एक वर्ड देखा होगा कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्मोपॉलिटन किसको बोलते हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन उसको बोलते हैं जो हर जगह पाया जाता है, जो सर्वोपरि है, जो हर जगह आपको दिख जाएगा। एडवर्स कंडीशन में दिखेगा, नॉर्मल कंडीशन में दिखेगा, कोल्ड में दिखेगा, हॉट में दिखेगा, हॉट स्प्रिंग्स में दिखेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। याद आया? तो हालांकि इसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इस द लिविंग वर्ल्ड के लिए बायो में हम एक टर्म क्या बोल सकते हैं, बताइए। जब आप इकोसिस्टम। 10th में पढ़ाई कर रहे थे मेरे से, मैंने तभी आपको बोला था हम नए तरीके से करेंगे सारे चैप्टर को। याद आया आपको? यहाँ भी मैम है तो ये बायोस्फीयर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत हद तक सही है। और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। हाँ, इकोसिस्टम भी हो सकता है। और बायोडाइवर्सिटी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यस मैम। बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्यूरेट कैसे होगा? बायोस्फीयर भी ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी ठीक है। बायोस्फीयर और बायोडाइवर्सिटी में फर्क ये है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। आगे और भी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर वापस आएंगे हम इस चैप्टर पे। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में हमें हाफ लाइन लिखनी है, दैट इज वैरायटी ऑफ स्पीशीज। क्या लिखना है? वैरायटी ऑफ स्पीशीज। फिर हम वापस स्पीशीज पे भी आएंगे क्योंकि ये हमें हर जगह सुनने को मिलेगा। तो बायोस्फीयर भी आपने बोला, मैं वो भी लिख रही हूँ, बायोस्फीयर भी लिख दे रही हूँ, तीनों लिख दे रही हूँ मैं, क्योंकि हम लिविंग वर्ल्ड तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, एक बायोडाइवर्सिटी, एक बच्चे ने बोला बायोस्फीयर, तो मैंने वो भी लिख दिया बायोस्फीयर। और एक स्टूडेंट ने बोला इकोसिस्टम, हम वो भी लिख देते हैं। थोड़ा थोड़ा जो फर्क है उसको हम देखते हैं। इकोसिस्टम ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए। वैरायटी ऑफ स्पीशीज का मतलब है, मैंने ये ज्योग्राफिकल एरिया बनाया, आप जहां भी रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं। ठीक है, तो उस लोकेलिटी में अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सपोज कीजिए ये बहुत सारी बर्ड्स हैं। क्या है ये? बर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ कितनी स्पीशीज है? नंबर ऑफ स्पीशीज क्या है यहाँ पे? 1 है। नंबर ऑफ स्पीशीज क्या है? 1 है। 1। क्लियर है बेटा? हाँ, एक ही स्पीशीज है। क्या है यहाँ पे? 1 स्पीशीज है ओनली। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ बीच बीच में बीटल्स भी बना दूं तो अब यहाँ पे मैम 2 ज्योग्राफिकल, स्पीशीज। हाँ ठीक,
पे एक और चीज बना दूं, बीच बीच में ह्यूमंस भी डाल दूं। अब कितने स्पीशीज हैं? 3। 3 है, ठीक है। हाँ, 1 हो गया, बीटल्स 2 हो गए, और ये ह्यूमन बींग्स 3 हो गए। ह्यूमन बींग्स क्या हो गए? के बीच में जो डिफरेंस बोलेंगे, करेंगे उधर से। और ये एक बर्ड है और जो सारी बीटल्स है, इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको बोलेंगे बायोडायवर्सिटी। देखिए, तो ये जो मैंने एक जियोग्राफिकल एरिया बनाया है, इसमें नंबर 1 स्पीशीज, नंबर 2 स्पीशीज और नंबर 3 स्पीशीज, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड में सारी वैरायटीज हमें देखनी है। अब हम आते हैं बायोस्फीयर पे, ठीक है। जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बायोस्फीयर की बात करते हैं। तो अगर हम अपने ग्लोब को देखना स्टार्ट करते हैं, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ का वो टोटल कंप्लीट एरिया जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, दैट स्पेस, मतलब बायोस्फीयर जो है, ये ज्योग्राफी के सेंस में भी जाता है थोड़ा सा। वहां भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना? ज्योग्राफी की बुक्स में सारे बच्चे ने बायोस्फीयर पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो बायोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? जब हम बायोस्फीयर के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे, all the geographical area, all the geographical area that is inhabited by living organisms, by living organisms is known as biosphere, is known as biosphere। क्या बोलते हैं हम इसको? बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, देन इकोसिस्टम पे आते हैं। किस पे आते हैं? लास्ट वन जो है इकोसिस्टम, जो आपने सजेस्ट किया था, इसको भी लिख ही लेते हैं। देखिए, अब एक इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में क्या है? जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए मैं आपका एग्जांपल ले रही हूँ, आप लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। ठंड का सीजन आया, ब्लेजर निकाल के खुद ही पहन लिया आपने, आपके लिए कोई मॉनिटर नहीं बैठा था, आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला, ठीक है। शुरू में थोड़ा बहुत आपने सोचा होगा, चलो ठीक है, अवॉइड करते हैं, क्या निकाले क्या पहने। जैसे ही वो सीजन चेंज हुआ, आपने क्या किया? खुद ही गर्म कपड़े निकाले, पहनना स्टार्ट कर दिया। क्या आपको वहां पे कोई बायोटिक फैक्टर डिस्टर्ब कर रहा था क्या? नो। आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा था वहां पे? किसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस आए? वो आपका अबायोटिक फैक्टर था, ठीक है। तो इसका मतलब है किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने अपने वहां के अबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, जिस जगह पे अपने अबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, उस जगह को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम को जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम में हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को एक साथ काउंट करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फर्क आपको समझ आया होगा, तीनों में क्रिस्टल क्लियर भी हो गया होगा कि तीनों जो वर्ड हम सुनते आ रहे, हाँ एग्जैक्टली, अगर हम देखना चाहें तो लिविंग वर्ल्ड जो है वो सारी चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, इकोसिस्टम में शॉर्टेस्ट, बहुत छोटा लिखूंगी, बहुत ज्यादा लेक्चर लिखने कोई फायदा नहीं है। इकोसिस्टम में लिखिए biological biological community of इंटरैक्टिंग और ये आपस में भी इंटरैक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट के साथ भी करेंगे, दोनों को एग्रीगेट करके हम बोल देंगे कि वो जगह कौन सी है, इकोसिस्टम है, ठीक है। इंटरैक्टिंग
organisms interacting organisms and their physical environment their physical environment their physical environment। अच्छा, इन तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में किसी बच्चे को कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर हुआ बिल्कुल? बायोडाइवर्सिटी में हम सिर्फ ये देखेंगे हर एक स्पीशीज के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। बायोस्फीयर में हम ये देखेंगे हमारे अर्थ का, हमारे ग्लोब का कौन सा एरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। इकोसिस्टम में हम इस चीज की पढ़ाई करेंगे कि आपके और आपके दोस्त के बीच में, आपके और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में, मान लीजिए आपने एक पेट रख रखा है अपने घर में, मतलब सब में आपस में कैसा इंटरेक्शन, और आप लोगों का आपके खुद के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, तो सबको हम जोड़ देते हैं इकोसिस्टम में। तो फिलहाल इकोसिस्टम को हम यहाँ इस चैप्टर से इसलिए एक्सक्लूड करके और बाहर रखते हैं। रीजन ये है, इकोसिस्टम के लिए एक अलग यूनिट जो है क्लास 12 में लास्ट यूनिट बनाया गया आपके लिए, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर जो है ये थोड़ा थोड़ा करके आपको इस चैप्टर में डिटेल में आएगा। इन तीनों वर्ड्स में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है? यस मैम। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? चलिए, हाँ। तो ये मैंने आपको ये बात बताई कि द लिविंग वर्ल्ड जो है इसमें आपको किस चीज की पढ़ाई करनी, हर एक चीज। हम फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, क्या क्या गुण है जो आपने बचपन में पढ़ा था, मैं उसको दूसरे तरीके से बताऊंगी अब आपको। हर चीज में हम कमी भी निकालेंगे कि इसको हम क्यों नहीं मानेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर है। फिर हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम वो सारे टूल्स पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और इस पूरी किताब में से हमेशा के लिए याद रखना है, इस पूरी किताब में से, पूरे बुक में से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द ओनली चैप्टर। सिर्फ ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। 2017 में एक सिंगल चैप्टर से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप इसका मतलब समझते हैं? 40 क्वेश्चंस फ्रॉम वन चैप्टर, मतलब 40 मार्क्स के क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछा जा रहा है। छोटी बात तो नहीं है ये। रीजन ये है कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको टोटल 5 किंगडम्स की पढ़ाई यहाँ पे करा देगा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपके पास 5 किंगडम्स है, बच्चे बच्चे को पता है द 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इसकी वजह से क्या है, जब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोनेरा भी डिटेल कर रहा है, प्रोटिस्टा भी कर रहा है, फंजाई भी कर रहा है, नो डाउट। इस वजह से उस चैप्टर को जब आप टर्न करेंगे तो देखेंगे प्लांटी और एनिमेलिया बहुत छोटा सा लिखा गया है। रीजन क्या है? अब इधर देखिए रीजन। प्लांटी बिकम्स द चैप्टर 3, दिख रहा है आपको? पूरा मैं आपको बता रही हूँ कि इस पूरे बुक को तैयार कैसे किया गया है। Plantae becomes your chapter 3, that is plant kingdom, and Animalia becomes your chapter 4, that is animal kingdom. तो इन दोनों की डिटेलिंग 3rd और 4th में चली गई है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने का काम हम यूनिट 2 में करेंगे। तो जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर और एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल फीचर। मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन करना पड़े, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करना पड़े, दैट इज एनाटॉमी। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में, और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 6ठे चैप्टर में, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और 7th चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यहाँ पे वापस आपको स्टार्ट किया गया है 9th क्लास में जो टिश्यूज पढ़ा था ना आपने, वहां से स्टार्ट करके आपको हाई लेवल पे ले जाया गया है कि कॉकरोच के अंदर जब आप उसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फ्रॉग के अंदर कैसा है, अर्थवॉर्म के अंदर कैसा है। समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, वापस फिर से आइए 9th क्लास में। क्यों? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ याद आया? कहाँ पढ़ा था आपने? 9th क्लास में, ठीक है। बट यहाँ पे वो डिटेल्ड है, सेम बनाएंगे तो फिर 11th क्लास में क्यों होगा। एंड द ओनली चैप्टर जिसका कनेक्शन बायो में आपने 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक जितनी पढ़ाई करी है किसी के साथ नहीं था। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके आपने केमिस्ट्री में सीखा जरूर था, बट उसको यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स बनाया गया। तो यहाँ पे
हम उन सारे मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे जो हमारे लिविंग वर्ल्ड से रिश्ता नाता रखता है, ठीक है। और एक और नया चैप्टर आपके पास, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या मतलब है इसका? एक सेल अगर अपने आप को डिवाइड करके दो में कन्वर्ट करता है, इसके लिए पूरा चैप्टर बनाया गया है। रीजन क्या है? अगर आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, कई ऐसे बैचेस भी मैंने स्टार्ट किए हैं जिसमें सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड कराने के बाद मैं वापस सेल पढ़ाती हूँ, फिर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ाती हूँ। व्हाट इज द रीजन? जहां बच्चों को बोला जाता है माइटोसिस करके सेल ने अपने आप को डिवाइड कर लिया, वापस बच्चे फिर मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस, ठीक है। जैसे आपकी एक उंगली कट जाती है, आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद वो हील हो जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ कट हुआ था। इसका मतलब सेल ने रिपेयरिंग तो करी है, वहां तो डिवीजन तो हुआ है सेल का, दैट इज माइटोसिस, मतलब सेल डिवीजन की वजह से हुआ है। ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी का जो ये पार्ट है बच्चों को पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। रीजन ये है कि यहाँ मशीनरी चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। डेमो के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो ये जो चैप्टर 14 है आपके पास, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें आपको ग्लाइकोलिसिस बताया गया है। अगर बहुत साधारण भाषा में मैं बोलूं, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था एक ग्लूकोज को तोड़ के हम 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, याद है किसी बच्चे को? हमने क्या पढ़ा था 10th में? एक ग्लूकोज को तोड़ के 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं। और यहाँ पे एक ग्लूकोज को तोड़ के जब हम पायरुवेट और पायरुविक एसिड बनाते हैं, उसके बीच में जो 10 स्टेप का रिएक्शन आता है उसको भी बताया गया है। तो जिसकी वजह से बच्चों को ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे में इसको समझाती चलूंगी। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स मतलब रूट टू लीफ कैसे सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, और लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। देन मिनरल न्यूट्रिशन, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको, नीट का क्वेश्चन ही सीधा बता देती हूँ। मैग्नीशियम जो है, जैसे आयरन नहीं हुआ तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा ना, बच्चे बच्चे को पता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से मैग्नीशियम नहीं हुआ तो पत्तों में क्लोरोफिल नहीं बनेगा, ठीक है। तो वहां पे ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। ईच एंड एवरी मिनरल के बारे में बताया जाएगा कि क्या कैसे किस तरीके से इंपॉर्टेंस है उसकी किसी प्लांट के लिए, ठीक है। देन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, सब कुछ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, चाहे लाइट रिएक्शन हो, डार्क रिएक्शन हो, फूड कब बनता है, कैसे सिंथेसाइज होता है, पानी कैसे स्प्लिट होगा, कैसे एटीपी बनेगा, सब कुछ देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मैंने आपको बताया है ग्लूकोज का स्प्लिट वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, याद है आपको 10th क्लास में आपने फाइटो हार्मोन्स की पढ़ाई करी थी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, निक्लिन, कंप्लीट डिटेलिंग है यहाँ पे कि अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो फाइटो हार्मोन्स भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली उसकी। अब आइए ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। तो पूरे बायोलॉजी में जो मैं यहाँ पे नीट कर रही हूँ तब से, तो 11th और 12th, तो 11th के सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो अभी देखा ना आपने, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक तो इस ये सारा वेटेज लेके जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और नेक्स्ट 12th क्लास से जेनेटिक्स, 12th क्लास से जेनेटिक्स मैंने पहले ही बता दिया ताकि आप ध्यान देंगे इसको पढ़ते वक्त जब भी मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इसको पढ़ना, ठीक है। देन डाइजेशन, पूरा जो 10th क्लास आपने देखा था ना, छोटा सा पैरा था, डाइजेशन कैसे होता है, एक कंप्लीट चैप्टर है उसके ऊपर। रेस्पिरेशन कैसे होता है थोड़ा सा था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बन गया। एक पैरा दिया था हार्ट का फंक्शन, याद आया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बन गया। आपने नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ा था, यूरिन कैसे बनता है पढ़ा था आपने, कंप्लीट चैप्टर बन गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन देयर एलिमिनेशन। फिर यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, मतलब कि आप बैठे हैं, मैंने आपको बोला लिखो, आप लिखना स्टार्ट करते हैं, बट आपको पता है कि उस मूवमेंट के पीछे आपकी बॉडी में कितना एटीपी बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे उसको मूवमेंट करा रहा है, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब आपने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, वो बन गया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन द लास्ट चैप्टर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सारे हार्मोन्स का कैसे रोल है आपकी बॉडी के कंप्लीट मेटाबॉलिज्म में,
वो कैसे और किस तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो वहां पे प्ले करते हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, इस पूरे पार्ट को, पोर्शन को समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब मैं द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर दूं, स्टार्ट करूं मैं? मैम मेरा एक प्रॉब्लम था। हाँ बोलिए ना। मैम बोल रहे थे कि न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो हमारा जो 10th में था वो तो मैम सिलेबस से हटा दिया गया था, इसलिए मैम कुछ भी नहीं पढ़ा हमने नर्वस सिस्टम के बारे में। कोई बात नहीं, उसको आपको पता नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपका हर एक चैप्टर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी। कहाँ से? जीरो से। रीजन ये है कि टॉपर, अब जैसे मान लीजिए मैं बना दूं कल को जाके सुपर 40, ठीक है, मैं पूरे इंडिया के 1 लाख बच्चों का टेस्ट लूं, ठीक है, और 1 लाख स्टूडेंट का टेस्ट लेने के बाद फिर मैं क्या करूं, उसमें से 40 बच्चे सिलेक्ट करके, तो ये तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो मैंने थोड़ा सा ग्रिप दिया, बस वो उनका सिलेक्शन हो गया। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करके और तब उसका सिलेक्शन करा रहे हैं, तब बड़ी बात है या नहीं? है ना? तो सबसे पहली चीज आपको ये अपने दिमाग से निकाल देनी है कि ये मुझे पता है कि 10th क्लास तक, सच्चाई है, फैक्ट है, आप मानिए या ना मानिए, 10th क्लास तक बच्चे जो हैं वो थोड़ा स्पून फीडिंग पे डिपेंड करते हैं। मतलब उनको लगता है क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पे उतना ध्यान नहीं जाता। तो जिसकी वजह से जो रियल स्टडी है वो बच्चों की 11th क्लास से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँ इस चैप्टर को, और कोई क्वेरी या कंफ्यूजन किसी बच्चे की? हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं बताना भूल गई, आप चाहिए तो आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए या बोलिएगा तो मैं लिख के यहाँ से भेज दूंगी, ठीक है। आपके नीट के एग्जाम में ये 45 प्लस 45 जो 90 क्वेश्चंस आएंगे बायो के, 90 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बायो पढ़ा रही हूँ आपको, ये 90 क्वेश्चंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और थोड़ा सा आपने मेरे से पढ़ा भी है, हो सकता है किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ईच एंड एवरी क्लास के एंड में मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस देती हूँ 10। मतलब चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10। अब इसका मतलब है कि अगर आपने 10 क्लासेस की है मेरे से, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकम 100, ठीक है। अगर आप मान लीजिए मेरे से 300 डेज क्लासेस कर रहे हैं, देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकम 3000, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा के भेजूंगी 11th प्लस 12th, मतलब अगर 11th के 3000 है, 12th के भी 3000 है, मरे से हमारा 5000 मान लीजिए, मेरे पढ़ाए हुए से बाहर इन 90 क्वेश्चंस में से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अब आपकी क्वेरी क्लियर हो गई? अब तो डाउट नहीं किसी बच्चे को और कुछ पूछना है? एक चीज मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया, शीशे की तरह साफ। आप लिखवा लीजिए मेरे से स्टैम्प पेपर पे, अगर आपको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या आप तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि अगर टीचर हमें 0 से 100 तक लेके जा रहा है तो हम एग्जाम में उनका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे? ठीक है, ठीक है ना? अब यस मैम। चलिए हम लोग तो लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ चलिए, तो ये चैप्टर, क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे थे, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे थे, तो आपने जो बोला सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने के पहले सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट से मैं पूछती हूँ, चलो मुझे बताओ क्या स्टार्ट करना है इस पूरे 11th क्लास में, ठीक है। तो होता ये है कि थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ बच्चों की वोटिंग होती है। जैसे 30% बच्चों का कहना होता है अच्छा 9th क्लास में पढ़ के आए थे, सही पढ़ा दीजिए। 70% स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता नहीं, हमें ना चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है। एम आई राइट? है या नहीं? है ना? आपको यस लगता है मैम। नहीं, हम ना बिल्कुल यस ए मैम। टू जेड। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनके दिमाग में एक बात होगी, नहीं हमें ए टू जेड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने ये भी बात बता दी आपको। दूसरी बात मैंने आपको ये भी समझाई, ये चैप्टर जो है आपके इंट्रोडक्शन का काम करेगा और बेसिक है पूरे सिलेबस का, ठीक है। चलिए, सब कुछ समझा दिया मैंने आपको, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी है। सबसे पहली कंफ्यूजन जो आपको अपने दिमाग से निकालनी है कि मैं यहाँ पे आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ कि जितने नीट के 90 क्वेश्चंस है वो गारंटेड मेरे नोट्स से ही आएंगे, नोट्स प्लस असाइनमेंट क्वेश्चन।
आपके लिंक में जितने फ्रेंड्स हैं ना जिन्होंने बायो लिया है उनको ये बात बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप सबको कनेक्ट कीजिए, वो खुद पढ़ेंगे और जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी उनके सेम नीट के क्वेश्चंस जो है वो सिलेक्ट करके ईयर वाइज में आपको सेंड भी करती जाऊंगी। ना आपको स्टडी मटेरियल की टेंशन लेनी है, ना असाइनमेंट क्वेश्चंस की और ना टेस्ट की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत लेक्चर हो गया है ना। चलिए फटाफट हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ये जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक बात बताई कि हम वन वर्ड में इस चैप्टर को क्या बोल सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को वन वर्ड में बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं, बिकॉज वैरायटी ऑफ स्पीशीज के बारे में हम देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा मेरा मानना है, किसी टीचर ने नहीं बोला, किसी किताब ने लिखा नहीं है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ये जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसके 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट है। ये जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ऑनेस्टली आप खुद भी देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा मेरे पढ़ाने के बाद। बेसिकली इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया गया है व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फीचर्स ऑफ लिविंग organisms, features of living organisms. Second part, the second part is for taxonomic hierarchy, taxonomic hierarchy, taxonomic hierarchy, HIERARCHY। hierarchy means होता है स्टेप वाइज ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, या स्टेप वाइज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब कुछ ना समझ आए तो लैडर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज टेक्सोनोमिकल एड्स, मतलब जिसका इस्तेमाल करके हम क्लासिफिकेशन का काम करेंगे। टेक्सोनोमिकल एड्स काफी आसान सा पोर्शन, बहुत आसान है। तो फर्स्ट टेक्सोनोमिकल एड्स पहले मैं लिख दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊं। देखिए, तो मैंने इस चैप्टर के 3 हिस्से करे। पहला है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कोई बच्चा बड़ा होता है ना, बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल छोटा मतलब प्राइमरी के बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको याद है बचपन में सबसे पहली चीज जो मेरे ख्याल से टीचर भी नहीं, पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को, देखो ये ना गुण है लिविंग का और ये गुण है नॉन लिविंग का, ये सब नो है ना। सबसे बचपन में सबसे पहले यही चीज पढ़ाई जाती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, अच्छा फिर इसको 11th क्लास में क्यों डाला? रीजन आपको पता चल जाएगा क्यों डाला गया इसको 11th क्लास में, ठीक है। आसान सा है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन देखते हुए चलेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना लिखो कम है। आज तक नीट का ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें इस टेक्सोनोमिक हायरार्की के पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन रेयरली बन जाए, बहुत बड़ी बात है। और टेक्सोनोमिकल एड्स, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन कुछ ईयर्स में जाके, जैसे 4-5 सालों में एक बार पूछ लिया जाए। तो मैंने आपको तीनों पार्ट के बारे में बता दिया। तो फर्स्ट पार्ट जो है अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, बट मैं आपको उसको कुछ दूसरे तरीके से बताऊंगी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पहले भी मैंने आपको बोल रखा है, कई बच्चों ने मेरे से पढ़ भी रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि कई जगह पे ऐसा मिसकॉन्सेप्शन डाला गया है बच्चों के दिमाग में कि बायो तो रटके हो जाती है। जो बोलता है ना उसको बोलिएगा एक काम करता हूँ, मैं आपको बायोलॉजी की सर्जरी की बुक देता हूँ और इसको पढ़ के ना किसी पेशेंट की सर्जरी कर दीजिए, कर देंगे वो? बताइए। नहीं मैम। हाँ, जब तक वो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, बंदा ऊपर चला जाएगा, है या नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पता चल रहा होगा बायो रट के नहीं होगी, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। चलिए, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले हम लोग इसके बेसिक फीचर्स लिखते हैं जो आप बचपन से सुनते आए हैं। द बेसिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 0 से अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो 90% बच्चों का आंसर होगा ग्रोथ, है ना, ग्रोथ। और अगर मैं आगे बढ़ूं और कुछ बच्चे बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। आप कुछ हो ना हो इसको लिखा हुआ जरूर सुनते होंगे, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मैंने लिख दिया यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। देन
द थर्ड इज रिप्रोडक्शन। बहुत पढ़ा है आपने इसके बारे में, कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें आपने ये वर्ड नहीं सुना हुआ है ना। 6 से लेके पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लास में कहीं ना कहीं सुन ही रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तब भी रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तब भी रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बट पढ़ रहे हैं किसी न किसी बहाने। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, 9th क्लास में पढ़ा था आपने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। देन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। एक लास्ट जो आपकी एनसीईआरटी में है नहीं बट आपने पढ़ा है बचपन से, सबने वर्ड सुना हुआ है जो हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे, दैट इज अडेप्टेशन। सुना है सबने, थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए, बहुत सारे और भी होते हैं बट अभी हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो चल रहा होगा क्या नया लिखा हुआ है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब पता है इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है, किस सेंस में इसकी पढ़ाई कराई जा रही है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये जो सारे हम फीचर्स देखेंगे ना यहाँ पे, एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पे ग्रुप ए कर दिया और मैंने यहाँ पे ग्रुप बी कर दिया। ठीक है, मतलब कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर ग्रुप ए में खड़े हैं और कुछ ग्रुप बी में खड़े हैं, सब फाइटिंग कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये वाले इससे फाइटिंग कर रहे हैं, ये वाले इससे फाइटिंग कर रहे हैं, भाई किस बात को लेके। अब इधर वाले बोल रहे हैं, ए साइड वाले, समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ए साइड वाले बोल रहे हैं ये सारे जो हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, अडेप्टेशन, ये ए साइड वाले कह रहे हैं ऑल द फीचर्स आर कॉपीराइटेड एंड कैरेक्टराइजिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बी साइड वाले क्या फसाद खड़ा कर रहे हैं फिर, बी साइड वाले कह रहे हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये ग्रोथ जो है इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये भी नॉन लिविंग शो करता है। मेटाबॉलिज्म में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं हम लैब में करा सकते हैं, हम नहीं मानेंगे। रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, तो हम उसको ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि वो नॉन लिविंग है, हम इसको भी नहीं मानेंगे। हाँ, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं। कॉन्शियसनेस में सबसे बड़ा डिस्प्यूट खड़ा किया है जो रोबोट सोफिया है। अभी नया हम लोग देखेंगे, पुरानी एनसीईआरटी मतलब रिवाइज्ड होके वो आया नहीं अभी तक, तो उसमें ऑब्वियसली आप ही के वेस्ट बंगाल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गई थी वो स्पीच देने के लिए, मैं दिखा दूंगी आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, देन अडेप्टेशन, ये भी थोड़ा बहुत हद तक मान लेते हैं, तो इनमें से सिर्फ एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन को ये बी ग्रुप वाले एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सबको ये नकार देते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। क्या आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे से एग्जाम में आएगा तब हम क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात, मेरे ख्याल से इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना या पूरे वर्ल्ड वाइड कोई टीचर आपको एक क्वेश्चन देने ही नहीं वाला, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है या नहीं, ऑनेस्टली। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको कि मेंशन द कैरेक्टराइजिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, तब आपको वहां पे समझाना पड़ेगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन। अब व्हाई, उसका रीजन मैं समझा रही हूँ आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन करके सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रोथ पे चलते हैं, सबसे पहले हम किस पे चलते हैं, ग्रोथ पे। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ, ग्रोथ को स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रोथ देखते हैं, सबसे पहले लिखा है तो क्या दिक्कत है उसमें, है ना। ग्रोथ देखिए, अब ग्रोथ जो है ये अनोखा ही अपने आप में। क्यों अनोखा है, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है, आप जब 3 इयर्स के थे तो आपकी हाइट इतनी थी, फिर क्या हुआ, आपकी हाइट इतनी हो गई। अब पूरा बनाने बैठो तो टाइम बीत जाएगा, रफ में बना के काम चला रही हो। ठीक है, पता तो चल ही रहा है ह्यूमन बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये जब आप 3 इयर्स के थे और ये सपोज कीजिए कि आप आज हैं टुडे। ठीक है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ग्रोथ हुआ है नहीं हुआ, आप बोलेंगे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है ग्रोथ।
आपकी हाइट बढ़ी, आपका वेट बढ़ा है, सब कुछ इंक्रीज किया आपकी बॉडी में, ठीक है। अच्छा, इसको ग्रोथ बोलेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक लीफ बनाया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इस लीफ का सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अच्छा, अब ये ग्रोथ है या नहीं है? है, ग्रोथ है, ये आंसर कीजिए उधर से। यस मैम, अगर हम ग्रोथ है। हाँ, लीफ का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बीच बीच में रिप्लाई करते रहेंगे, ऐसा लगता है मैं दीवार को पढ़ा रही हूँ, बोलते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। चलिए, तो ये लीफ बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, ये भी हो गया। अब अगर हम नॉन लिविंग पे जाएं, नॉन लिविंग पे हम जैसे यहाँ से शिफ्ट करते हैं, तो आपने इग्नियस और सेडिमेंट्री, जो आपने सेडिमेंट्री रॉक्स की पढ़ाई करी थी, उसमें आपने पढ़ा था अगर कोई रॉक इतना छोटा है, ठीक है, छोटा मतलब जो भी हाइट है उसकी, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक लेयर सेडिमेंटेशन हुआ पहले सोइल का, दूसरे लेयर का सेडिमेंटेशन हुआ, तीसरे लेयर का सेडिमेंटेशन हुआ, करते करते अगर सपोज कीजिए इसकी हाइट पहले कभी 3 फीट की होगी, तो पता चला कि ये क्या हुआ, 15 फीट की हो गई कई सालों के बाद। बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। लेकिन हम जो डेफिनेशन दे रहे थे यहाँ पे, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो ये नॉन लिविंग भी तो फॉलो कर रहा है, ये नॉन लिविंग भी यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है इसको। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात निकल के सामने आती है कि हम लोग जब यहाँ पे ग्रोथ को देखना स्टार्ट करते हैं, इसको देखना स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ को, तो ग्रोथ जो है वो अपने साथ बहुत सारा क्राइटेरिया लेके आता है। ग्रोथ क्या करता है, अपने साथ बहुत सारा क्राइटेरिया लेके आता है। आप बचपन से जब पढ़ते आ रहे थे तो आपको सिखाया गया था, एक डेफिनेशन पूछी थी आपने, मैं बताती हूँ आपको। आपने पढ़ा था ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गन, यही पढ़ा था आपने, ठीक है। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो इसका एक ही जरिया या एक ही तरीका है, नॉन लिविंग में नहीं, लिविंग की बात कर रही हूँ। अगर ये लिविंग में होता है तो इसका एक ही जरिया या एक ही तरीका है कि उसकी बॉडी में सेल्स क्या करें, सेल डिवीजन करें, क्या करें, सेल डिवीजन करें, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसके क्राइटेरिया को नोट करेंगे, फिर हम लोग इसके डिस्प्यूट को भी देखेंगे, क्या डिस्प्यूट है इसमें, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए, ग्रोथ रेफर्स टू, growth refers to the increase in mass and size, mass and size of a body और organs। अगर हम ऐसे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के रेफरेंस से देख रहे हैं तब की बात करी जा रही है, और देन ये एक ही तरीका है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने का, हो तो ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, इट typically occurs through the multiplication of cells, the multiplication of cells and an increase in number of cells, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ग्रोथ जो है वो डिस्प्यूटेड हो गया, कैसे हो गया, रीजन क्या है, तो हाँ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि अगर हमसे पूछ लिया तो हम बोलेंगे नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं भाई, गुण तो है, फीचर तो है, लेकिन जब कैरेक्टराइजिंग या कॉपीराइटेड पूछी जाती है तब के बारे में अगर हम लोग बात करें, तब क्या है,
तब हम बोलेंगे कि सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और अडेप्टेशन है। बाकी को हम यहाँ पे इसलिए डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि नॉन लिविंग में भी तो हो ही रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट डाल देंगे ऐसे करके। कैसे लिखा जाएगा ये, हम लोग इस तरीके से कर देंगे, ग्रोथ इज not referred as not referred as। इस पे नीट के क्वेश्चंस जो है वो मैं सेंड करूंगी, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ग्रोथ इज नॉट रेफर्ड एज कैरेक्टराइजिंग और पिक्यूलियर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टराइजिंग और पिक्यूलियर और स्पेसिफिक फीचर ऑफ living organisms, feature of living organisms, because growth is also represented by represented by various non-living such as growth of sedimentary rocks, by the process of sedimentation, by the process of sedimentation, by the process of sedimentation। ठीक है। अच्छा, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, जीरो लेवल का है बिल्कुल, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और आपको लगना चाहिए कि नहीं हमने कुछ सीखा है, मैं फटाफट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे फीचर लिखा है आपके लिए, दैट इज मेटाबॉलिज्म। चलिए फटाफट समझते जाइए इसको। देखिए, जब हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है, अगर आप इस पूरे वर्ल्ड में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो उसकी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं सबको एक साथ ऐड करके इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने आपको समझाया है। कुल मिला के मॉडल स्टडी क्या निकली, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। लिख लीजिए फटाफट, क्या जा रहा है लिखने में। द सम टोटल ऑफ टोटल, बिल्कुल जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सबको ऐड कीजिए। द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions of any living organism is known as मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं हम इसको, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के जब टाइप्स हम लोग देखते हैं, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। द नंबर वन इज एनाबॉलिज्म, ANABOLISM. The number two is catabolism,
कैटाबोलिज्म। जनरली जो आपको लिखा हुआ दिखेगा या फिर जो मेंशन किया जाता है जगह जगह पे, मैं उसको आपको समझा रही हूँ कि वहां पे ड्राई वेट का क्या मतलब है। सबसे सिंपलेस्ट एक चीज दिमाग में बिठा के रखनी है, जब मेटाबॉलिज्म पूछा जाता है तो वहां पे एनाबॉलिज्म के बारे में बोला जाता है, एनाबॉलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट, और कैटाबॉलिज्म के बारे में बोला जाता है कि कैटाबॉलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट। अब आपको इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है दिमाग में मेरे लिए, आप मेरे से पूछने वाले हैं ड्राई वेट क्या होता है, मैं समझा रही हूँ आपको, पहले लिख लीजिए, उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, है ना। एनाबॉलिज्म में लिख लीजिए, शॉर्टकट में लिखते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इतना करने की क्या जरूरत है ना। लिख लीजिए इसमें इंक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट, इंक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट, और देन आप लिख लीजिए इधर साइड में डिक्रीमेंट ऑफ ड्राई वेट। डिक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट, ड्राई वेट। अब जो आपकी क्वेरी है मेरे लिए, जो आप पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में, सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, व्हाट इज ड्राई वेट। ये वेट तो सुनाइए, ड्राई वेट किधर से आया है ना। अब देखिए ड्राई वेट क्या होता है। ये ड्राई वेट क्या है, मान लीजिए आपने एक सेल देखा यहाँ पे, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, सारी चीजें हैं इसमें, एक्स वाई जेड सब है। तो ये जो सेल है इसका अपना कोई वेट होगा, ऑब्वियस है, होगा ही होगा। अगर इस सेल के वेट में से हम वाटर के वेट को डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो इट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट। इसको रियल वेट माना जाता है लिविंग सिस्टम में, इट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट। समझ आया सबको। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन ड्राई वेट द वेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड, या फिर द वेट ऑफ न्यूक्लियस इज रिड्यूस्ड, द वेट ऑफ प्रोडक्ट। कुछ नहीं, आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, हमें वहां पे वाटर का वेट नहीं लेना, बस, और कोई चीज नहीं है, बस इतना सा होता है ये। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा और कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा। जब हम एनाबोलिज्म पे आते हैं, किस पे आते हैं, एनाबोलिज्म पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास एनाबोलिज्म के एक अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा क्लासिक एग्जाम्पल है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ जो है ये फेवरेट है, कुछ हो या ना हो बच्चा बोलता है अच्छा, कुछ हो ना हो ग्रोथ में तो सब बढ़ ही रहा होगा, ड्राई वेट तो इंक्रीज हो ही रहा होगा गारंटी के साथ, बिल्कुल सही, ठीक। और जो दूसरा क्लासिक एग्जाम्पल है दैट इज फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। यही वो फेनोमेना है जिससे आपने जब एक सीड लगाया अपने गमले में तो उसमें से पहले जर्मिनेट हुआ प्लांट कभी को जाके एक ट्री बन जाता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। पता है आपको। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं कॉपीराइटेड फॉर एनाबोलिज्म। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लिख दिया जाएगा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, या फिर आपको रेगुलेशन, कुछ भी करके वहां पे आपको 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपसे पूछा जाता है इसमें से कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। जब हम कैटाबोलिज्म की बात करते हैं तो कैटाबोलिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। कैसे, मैं समझाती हूँ अभी आपको। इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं, किसी को क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं, मुझे सिर्फ यही समझाना पड़ता है बच्चों को। रेस्पिरेशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप नाइट में सोते वक्त ओवर ईटिंग करके सो गए, बहुत ज्यादा खा लिया आपने, ठीक है। मॉर्निंग में उठने के बाद आपने नोटिस करा होगा आपको भूख लगी होती है। यहाँ पे मैं डाइजेशन का जिक्र नहीं कर रही, यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट वे में आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप तो रेस्टिंग स्टेट में थे, आप सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, बट यहाँ पे एक ऐसा कौन सा फेनोमेना था जिसकी वजह से आपने जो फूड कंज्यूम किया था वो सब का सब किसी ने खींच लिया। अगर हम साधारण भाषा में ऐसे बोले, किसी ने ले लिया, कौन ले रहा था, दैट प्रोसेस और फेनोमेना इज रेस्पिरेशन। याद आया। इसको डिफाइन करते वक्त ही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का जिक्र करते हैं हम, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ कैटालिटिक प्रोसेस।
कैटाबोलिज्म का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट इज रेस्पिरेशन। इसको हमेशा आपको याद रखना है। मेटाबॉलिज्म और इसके टाइप को समझने में कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए, यस मैम। अब यहाँ पे इसमें डिस्प्यूट अराइज हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ हमें पढ़ना तो है बट हमें दूसरे तरीके से करना है इसको, ठीक है। अब इसमें क्या डिस्प्यूट अराइज हुआ सो सुन लीजिए। इसमें डिस्प्यूट ये अराइज हुआ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर का ग्रुप खड़ा हुआ, बोला आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया, आप क्यों बोल रहे हैं इसको फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम यहाँ पे प्रोटीन का एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं? प्रोटीन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से इससे एक नीट का क्वेश्चन भी बनता है, जानबूझकर मैं यही एग्जांपल देती हूँ बच्चों को हमेशा, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट एग्जामिनेशन के, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, बताएगा मुझे कोई स्टूडेंट? प्रोटीन को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? अमीनो एसिड। वेरी गुड। चलिए, प्रोटीन को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है। वेरी गुड, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला जब हम इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं सो भी बता देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चंस मैं सेंड भी कर दूंगी बजाते नीट के एग्जाम के, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। आज से ही डे 1 से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। क्यों मैं बोल रही हूँ उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इसका जनरल फॉर्मूला है, हियर इज द अमीनो ग्रुप, इट्स अल्फा कार्बन, टेट्रावेलेंट है तो पूरा कीजिए इसको। यहाँ पे आर मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये रिप्लेसेबल साइट है, इसको बदल बदल के हम अमीनो एसिड का नाम बदलेंगे। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा सिंपल भाषा में समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एक ऑप्शन ए है, मान लीजिए ये लिखा है, ऑप्शन बी में मान लीजिए एक में, मतलब ये पूरा है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये पूरे जनरल फॉर्मूला में एक में NH2 लिखा है, दूसरे में NH3 लिखा है, तीसरे में NH4 लिखा है, नेक्स्ट में क्या किया गया, इस H की जगह CH3 बिठा दिया गया। अब जब आपको वहां दिखेगा ना, ये वहां देखने के बाद आपका सर घूमने लगेगा कि सब तो हमें एक जैसा ही दिख रहा है, किसको सही माने किसको गलत। तो आपको यहाँ पे इतने कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है कि यहाँ पे हमने क्या देखा। एक क्या है हमारे पास, एमिनो ग्रुप है, एक क्या है हमारे पास, एमिनो ग्रुप है। इसको हम फटाफट लिख देती हूँ, कुछ सेकेंड्स जाएंगे। ये जो है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप, और ये आपके पीरियोडिक टेबल का सबसे सिंपल मेंबर हाइड्रोजन। और ये आर जो है यहाँ पे इट्स रिप्लेसेबल साइट, इट्स रिप्लेसेबल साइट। तो कहना क्या हुआ, डिस्प्यूट क्या राइज हो रहा है, कह रहे हैं आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया, इसको तुम लैब में भी कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी डिस्कार्ड किया गया। तो एक स्टेटमेंट मैं लिखूंगी, यहाँ पे लिख लीजिए, मेटाबॉलिज्म is also not referred as characterizing feature of living organisms, characterizing feature of living organisms, living organisms, because metabolic reactions, because metabolic reactions
can easily performed in lab conditions लेकिन एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ, थोड़ा एक्यूरेट हो जाएगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा ये। easily performed in lab conditions by providing ऑप्टिमम क्राइटेरिया। क्या मतलब है मेरा बोलने का? ऑप्टिमम क्राइटेरिया, एक छोटी सी कहानी सुनिए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ऑप्टिमम क्राइटेरिया मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर जो यहाँ प्रोटीन है, मैंने बोला ये डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में अमीनो एसिड बनेगा। अगर आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम नहीं हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हो ही नहीं सकता। 10th क्लास में पढ़ा था आपने। तो ऑप्टिमम क्राइटेरिया का मतलब है, या ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब है, आप बिल्कुल जो पीएच चाहिए वो दीजिए। आपके स्टमक का पीएच है 1.8। ये भी नीट का क्वेश्चन। तो स्टोरी बोलते बोलते जितनी बातें निकल रही हैं, जितनी बातें आपको समझ आ रही है, सब क्या होते हैं, नीट के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड? यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है आपको। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? मोनोमर मतलब होता है अगर ये प्रोटीन है तो किसका बना है। जैसे आपकी बॉडी का मोनोमर क्या है? सेल है। आप जिस बिल्डिंग में, मकान में रह रहे हैं, उसका मोनोमर क्या है? ईंटें हैं, ब्रिक्स है ना। तो व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? अमीनो एसिड। अब मैंने उल्टा पूछ लिया, व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड? प्रोटीन। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन? दिस। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म? ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। What is the example of catabolism? Respiration. Why is respiration referred as a catabolic process? Because due to respiration, oxidation of food occurs in our body and that is responsible for decreasement of dry weight. ठीक है? Why is metabolism not referred as characterizing feature of living organisms? Here is the answer. Metabolism is also not referred as characterizing feature of living organisms because metabolic reactions can easily performed in lab conditions by providing optimum criteria. ठीक है? क्लियर है सबको? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। यस मैम। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ बोलिए ना। मैम बोल रहे थे कि बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं वो हम मैम लैब में तो सबको तो मैम रिप्लिकेट नहीं कर सकते, तो मैम मेटाबॉलिज्म तो होना चाहिए। नहीं, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। पहले इसको नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे कि चलो ठीक है हम इसको रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर में। आज के डेट में क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। ठीक है, आज के डेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सारे बच्चों ने इस पेज का? यस मैम। ले लिया आपने? मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दी हूँ। ठीक है, देखिए। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है जिसकी वजह से जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम लैब में परफॉर्म करा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल और चैलेंजिंग जॉब पहले क्या था? पहले ये था कि हम क्या नहीं कर सकते, लैब में डीएनए नहीं बना सकते। ठीक, सबसे डीएनए इज द जायंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इंडिया के ही हरगोविंद खुराना ने क्या किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तक बना दिया। तो अब हमारे पास क्या है, अब जैसे देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आपको पता है अभी कोरोना का केस चल रहा था, ठीक है, तो सबको कोरोना के वैक्सीन दिए गए। कैसे बना कोरोना का वैक्सीन पता है आपको? उस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। जो कोरोना वायरस है ना, वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए कैरी करता है। आपकी करंट अफेयर के नॉलेज के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आपको भी आए और आप अगले डे सोचे कि नहीं हमें कुछ और भी नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको और आपका सारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल के तो एक तो डीएनए बचा, डीएनए तो बना दिया हरगोविंद खुराना साहब ने। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे आरएनए है। क्या है? आरएनए है। जब आरएनए की बात आ रही है यहाँ पे, तो जो आपको इंजेक्ट किया गया, तो आपको जो इंजेक्ट किया गया एक्चुअली वो क्या है, या जो आपको दिया जा रहा है, दैट इज लाइव आरएनए।
क्यों आपको लाइव आरएनए दिया जा रहा है? इसलिए आपको लाइव आरएनए दिया जा रहा है कि जैसे ही उसको इंजेक्ट किया गया, आपकी बॉडी में जाके जब वो हलचल करेगा तो आपकी बॉडी के लिम्फोसाइट्स है वो जाग जाएंगे, बोलेंगे अच्छा ये कौन आ गया अनवांटेड या फॉरेन एजेंट। उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, एंटीबॉडी बना के तैयार रख लेंगे अपने पास। तैयार रखेंगे तो फिर अगली बार जब वो इन्फेक्शन आएगा तो उससे फाइट करने का काम करेगा। ठीक है, फिर आप एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या अच्छा जब बना लिया तो कोई कंपनी अभी तक चैलेंज क्यों नहीं कर रही कि मैंने कोरोना का वैक्सीन या कोरोना की मेडिसिन ऐसी बना ली है कि आप इंजेक्शन लगवाइए, दवा खाइए, कल से आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है और कल से आपको कोरोना नहीं होगा। आपने नोटिस करा है? चैलेंज नहीं किया अभी तक किसी ने, नोटिस करा आपने? यस किसी मैम। कंपनी ने चैलेंज नहीं करा है अभी तक, चाहे चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, कोई भी हो। रीजन ये है, आरएनए जो होता है बहुत फास्ट म्यूटेशन करता है, और म्यूटेशन मतलब आप जानते हैं सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अब इतना यस फास्ट मैम। रातों रात रंग रूप बदलेगा तो कोई कैसे श्योरिटी के साथ उस, आपने देखा होगा एड्स की भी मेडिसिन नहीं बनी आज तक, नहीं बनी ना? यस मैम, कोई हाँ वैक्सीन एड्स नहीं है की, उसका। हाँ एड्स की मेडिसिन नहीं बनी आज तक। इम्यून सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, डॉक्टर ये जरूर बोल देंगे ये खाइए, ये कीजिए, बच के रहिए, इन्फेक्शन से बचिए, सब कुछ सारी नसीहत दी जाएगी। एड्स की मेडिसिन नहीं बनी आज तक कि हाँ भाई चलो टाइफाइड हुआ, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया। ठीक है, एड्स की मेडिसिन नहीं बनी आज तक। रीजन ये है कि जितने वायरस अफेक्ट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स को मोस्टली उनके पास आरएनए देखा गया है, और जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं मोस्टली उनके पास डीएनए देखा गया। ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ी आज हम लोगों ने, मतलब आरएनए बनाना, डीएनए बनाना, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, रेप्लिकेशन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ट्रांसलेशन होगा, हर चीज क्या है अवेलेबल है आज हमारे पास। अब क्लियर है? और कोई यस डाउट? मैम। नो मैम। हाँ, और कोई डाउट किसी को? नो मैम। क्लियर है बिल्कुल? चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कल करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके मैम। चलिए गुड नाइट ठीक मैम। है, लीव करूँ मैं? चलिए लीव करती हूँ।